हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस कुछ काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है लास्ट 2-3 डेज से। तो एक बार उसके रीजंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि क्या रीजंस हो सकते हैं। और वो उसका एक बार बिजनेस भी देखेंगे, टेक्निकल्स भी देखेंगे, वैल्यूएशन भी देखेंगे, ग्रोथ भी देखेंगे और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर मेरा कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको किसी भी तरह की रिकमेंडेशन देना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ये चीज़ समझाना है कि किस तरीके से हमें किसी भी बिज़नेस को समझना चाहिए, उस बिज़नेस की कंपनी को समझना चाहिए और उसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न की मूवमेंट को समझना चाहिए कि अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो उस केस में ये सारी स्टडी करके अपनी पोज़ीशन को किस तरीके से मेंटेन किया जाए। तो यहाँ पर मैं जो कुछ भी बात करूँगा वो एक एजुकेशनल वे में बात करूँगा जिससे आप सब सीख सको और आगे चल के इस लर्निंग को आप अप्लाई कर सको और किसी भी तरह की यहाँ पर जो लैक ऑफ कन्विक्शन होती है माइंड में, उस चीज़ से हम दूर रह सकें और एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ, समझ के साथ हम यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग बेट ले सकें और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकें जिससे वो पैसा लगातार ग्रो हो सके। यहाँ पर रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें। और जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं तो उसके बाद में यहाँ पर आप नोट्स बनाना नहीं भूलना। वीडियोस अगर दोबारा से देखनी पड़े तो दोबारा से देखना और नोट्स बनाकर चलना, क्योंकि नोट्स बनाने से आप सेम लर्निंग को वापस फिर से अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज एज ए ह्यूमन हमारी टेंडेंसी है भूलने की, खासतौर से जब हमारा टाइम बहुत ज़्यादा रील्स देखने में जाता हो और बहुत सारी बेफिजूल की बातों में हमारा माइंड अटैच रहता हो, जिनका हाल फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन उन हैबिट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक बार बजाज फाइनेंस की सारी बातों को डिस्कस करते हैं। और एक बार अगर हम यहाँ पर चार्ट पर जाएं, ये बजाज फाइनेंस का ही मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। और ट्रेडिंग व्यू ने एक अच्छी बात की है कि यहाँ पर जितनी न्यूज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उसका लिंक यहाँ पर ऐसे ही दिया हुआ है और यहाँ सारी चीज़ें निकल कर आ जाती हैं। तो इंडियाज बजाज फाइनेंस फॉल्स ओवर 8% एज लोन ग्रोथ मॉडरेट्स इन Q3। ये यहाँ पर यस्टरडे की न्यूज़ है। और अगर इसको यहाँ क्लिक किया जाए तो थोड़ा सा पता चलता है न्यू लोन्स booked in quarter ended 31st December were up by 5.4% ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ग्रोथ ही है, दैट इज 5.4%। जबकि लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर दिस वाज 77.9% इंक्रीज इन द सेकेंड क्वार्टर। और जो एयूएम में ग्रोथ है दैट इज 27%। और लास्ट क्वार्टर में दिस ग्रोथ वाज 31%। तो यहाँ थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है। तो ये इसी तरह की सिचुएशन है जैसे पूरा वर्ल्ड यहाँ पर शाउट आउट करता है कि वर्ल्ड इज गोइंग इनटू रिसेशन, वर्ल्ड इज गोइंग इनटू रिसेशन। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया रिसेशन में नजर नहीं आता। बस सिर्फ इतना फर्क होता है कि rather than टू ग्रो बाय 7% 8%, माइट बी इंडिया विल बी ग्रोइंग बाय 5% और 6%, यहाँ पर 2% का हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर ग्रोथ में कमी आ जाए। तो यहाँ ग्रोथ में कमी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डी ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं। सेम चीज जो बजाज फाइनेंस का यहाँ पर मेंशन है वो भी यही मेंशन है कि 7 पॉइंट कुछ परसेंट बढ़ने के बदले यहाँ पर लोन बुक में जो ग्रोथ हुई है दैट इज 5%। तो 2% कम हुआ है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। अब ऐसा कब होता है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पर लोन में एक नेचुरल यहाँ पर कमी भी आ सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन के चलते आरबीआई ने काफी रेट्स को इंक्रीज किया है। तो जो पहले लोन 7% पर मिलता था, शायद वो अभी 9% पर मिल रहा है। तो ये एक टेम्परेरी सेटबैक होता है। अब ऐसे में जब लोन रेट्स बढ़ रहे हो तो उसका इंपैक्ट क्या है गोइंग फॉरवर्ड? मेरे हिसाब से दो चीजें होती हैं। अगर यहाँ पर रेट्स कम हो जाते हैं, इन्फ्लेशन कम हो जाता है और आरबीआई रेट कम कर देता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी हाल फिलहाल नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स में काफी कम है। लेकिन अगर वैसा होता है तो अच्छी बात है, ये चीजें वापस से रोल बैक हो जाएंगी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे और लोन ग्रोथ वापस से बढ़ जाएगी। सेकंड पॉइंट है, अगर ऐसा नहीं होता है तो भी लोगों को सेम इंटरेस्ट रेट की हैबिट हो जाएगी। लोन रेट जो मैंने अगर इससे पहले बोल दिया है तो वो लोन रेट नहीं, बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट है लोन के ऊपर। तो अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते हैं फर्दर और सेम रेट रहते हैं, मेंटेन रहते हैं, और मेरे हिसाब से यहाँ से इंटरेस्ट रेट और बढ़ने की उम्मीद ना के बराबर है।
तो अगर ये सेम रहते हैं तो लोगों को सेम रेट की हैबिट हो जाएगी, और जो लोग वेट कर रहे थे कि शायद रेट यहाँ से गिरेंगे वो नॉर्मल लगने लगेंगे। 7% के बदले 8.5% या 8% या 9% विल बिकम नॉर्मल, और वापस से लोन ग्रोथ अपने आप से आ जाएगी। इसी तरीके से मार्केट यहाँ पर वर्क करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हाल फिलहाल में लास्ट 2 इयर्स में गाड़ियों के रेट काफी ज्यादा बढ़े। अब अगर ये बढ़ने बंद हो जाए और नॉर्मल हो जाए तो जिन लोगों ने पोस्टपोन किया था कि रेट बढ़ गए हैं अभी नहीं ले पाएंगे, उनको वो नॉर्मल लगने लगेगा। जो i20 प्रीमियम हैचबैक जिसको कहते हैं, जो पहले 6.5 लाख 7 लाख की आती थी, अभी वो 10-11 लाख की आती है, तो वो नॉर्मल लगने लगेगी। सेम ही जो BMW 3 सीरीज 30 लाख की आती थी वो अभी 50-55 लाख की आती है, तो ये नॉर्मल लगने लगता है। इसी तरीके से मार्केट में बाकी जो डिमांड है जो थोड़ी सी रुक जाती है, क्योंकि जो रेट्स हैं, प्राइसेस हैं, इन्फ्लेशन के चलते वो बढ़ जाते हैं, तो यहां पर जब जैसे वो चीजें नॉर्मल लगने लगती हैं, बिजनेस वापस से ग्रो करने लगता है, और सेम ही चीज हमें यहां पर भी देखने को मिलेगी। तो ये जो पॉइंट है कि यहां पर मॉडरेट ग्रोथ की वजह से स्टॉक प्राइस नीचे आ गया, तो मेरा मानना यह है स्टॉक प्राइस ज्यादा स्पीड से जाने के बदले थोड़े से कम स्पीड से जाना चाहिए था। नीचे आने का यहां पर कोई मतलब नजर नहीं आता। उसका एक और रीजन है, जब भी मॉडरेट ग्रोथ होती है उस टाइम पर कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि अपने पैसे की कंपैरिजन में जो लोन अमाउंट है, जो बोरोइंग है कंपनी की, वो थोड़ी सी बेटर हो जाती है, और जो डेट इक्विटी रेशियो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। और जैसे ही मार्केट में डिमांड थोड़ी सी भी निकल कर आएगी, इमीडिएटली कंपनी वापस से अपनी लिवरेज पोजीशंस को बढ़ाएगी, यानी कि बोरोइंग बढ़ाएगी और अपने बिजनेस को बढ़ा पाएगी। इसको मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको दिखाता हूं कि जब यहां अगर हम देखें, और मैं एक बार थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूं जिससे आप अच्छे से इसको देख पाओ। तो यहाँ पर मैं बैलेंस शीट में गया, और बैलेंस शीट में अगर हम देखते हैं कि मार्च 2017 में क्या सिचुएशन थी, कि अपना पैसा कितना था 9,500 करोड़, और बोरोइंग कितनी थी 49,250 करोड़। तो अगर हम इसका एक बार कैलकुलेशन कर लें, और कैलकुलेटर यहां पर ओपन कर लें, 49,250 करोड़ ये हमारी बोरोइंग थी, और अपना पैसा कितना था, मैं अपने पैसे में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व दोनों के ऐड कर रहा हूं, तो ये दोनों मिलाकर 9,600 रुपीज आती है, डिवाइडेड बाय 9,600। तो यानी कि जो डेट इक्विटी रेशियो था दैट वाज 5.13। अब 5.13 के बाद में मार्च 2008 की अगर हम बात करने लगे तो कितने परसेंट यहां पर अगर हम वापस से डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने लगे तो कितना हुआ। 5.1 था 2017 में, ध्यान से समझना। 2018 में कितना हुआ, दिस इज 66,557। मैं अपने कैलकुलेटर पर कर रहा हूं जिससे थोड़ा सा इजी हो जाए, फास्ट हो जाए, एंड डिवाइडेड बाय 15,750 ऑन एन एवरेज। तो ये आता है 4.22। मैं एक बार आपको फिर से यहीं पर कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं, थोड़ा सा आपके लिए विजिबल हो जाएगा। 66,557 डिवाइडेड बाय 15,850 ऑलमोस्ट। तो ये निकल कर आता है 4.1, यानी कि मार्च 2017 में डेट इक्विटी रेशियो वाज 5.1, एंड मार्च 2018 में डेट इक्विटी रेशियो वाज 4.1, यानी कि यहां पर बोरोइंग कम कर दी गई, अपना पैसा जितना बढ़ा वो बढ़ा, और अपना पैसा बढ़ाने के लिए यहां पर जो प्रॉफिट हुआ 2017 में वो भी ऐड किया गया बैलेंस शीट में अपने पैसे में, और यहां पर प्रॉफिट हुआ था ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का। 2000 करोड़ यहां पर 2000 करोड़ भी ऐड किया गया, साथ में शेयर कैपिटल को भी रेज किया गया, जिसकी वजह से अपना रिजर्व यहां पर इंक्रीज हो गया, यानी कि कंपनी का पैसा इंक्रीज हो गया। जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 4 पर आ गया 5 से। उसके बाद में 2019 में जैसे ही फर्दर ग्रोथ आई, आप यहां पर देख सकते हो कि जो 4.1 का रेशियो था 2019 में, वो वापस से इंक्रीज होकर कितना हो गया 101,588, एंड डिवाइडेड बाय 19,700। 700 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 115 जो शेयर कैपिटल है उसको भी इसमें ऐड कर लिया। तो ये हमारा निकल कर आया 5.1। वापस से जो डेट इक्विटी रेशियो 4 पर था वो इंक्रीज होकर 5.1 हो गया। अब 2018 में भी एवरीबॉडी वुड बी सेइंग कि यहां पर उतनी ग्रोथ नहीं आई जितनी आ सकती थी, और यहां पर जो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था वो 1800 से इंक्रीज होकर 2496 हुआ था, और 2496 को अगर हम डिवाइड करें 1836 से तो हमें पता चल जाएगा कि कितना नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ था, दैट वाज 35%। और 35% बजाज फाइनेंस के लिए शायद थोड़ा सा कम था। तो उसके बाद क्या हुआ 2019 में, इन्होंने अपनी लिवरेज को बढ़ाया। 2019 में अगर आप देखोगे तो जो रेशियो 4.1 हो गया था डेट इक्विटी रेशियो का, वो इंक्रीज होकर यहां पर
2019 में 5 का हो गया, यानी कि इन्होंने बिजनेस ज्यादा किया, लोन लिया और लोन दिया और अपना पैसा तो यूज किया ही। और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट निकला कि जो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर में 2018 में 35% बढ़ा था, वो 2019 में कितने परसेंट की ग्रोथ आई आपको मैं दिखाता हूं। 3995 डिवाइडेड बाय 2496, 2496, तो ये ग्रोथ आई ऑलमोस्ट 60% की। ये 60% की ग्रोथ आई है। तो सेम चीज मार्केट में हमेशा होती रहती है। किसी भी रीजन से अगर एनबीएफसी कंपनीज का लोन यहां पर कम होता है, तो इस चीज का बेनिफिट यहां पर मिल जाता है और वापस से बिजनेस कम होता है तो बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है, डेट इक्विटी रेशियो कम हो जाता है और वापस से जैसे ही मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती है वो वापस से डेट इक्विटी रेशियो बढ़ाते हैं, मार्केट से पैसा उठाते हैं, बॉन्ड इश्यू करते हैं, जो भी उनके तरीके हैं एनबीएफसी कंपनीज के, और वापस से बिजनेस को स्पीड से बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में जब भी इस तरह की मंदी की बात की जाए तो वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के बदले हमें बैलेंस शीट के स्ट्रांग होने पर ध्यान देना चाहिए कि उस मंदी के टाइम पर कंपनी के बैलेंस शीट स्ट्रांग हुई है या कंपनी की बैलेंस शीट यहां पर कमजोर हुई है, वीक हुई है। तो हाल फिलहाल में अगर हम एकदम से देखने लगे तो क्या रिजल्ट निकल कर आता है कि बैलेंस शीट फिलहाल यहां पर इंक्रीज हुई है, वीक हुई है। तो जैसे 2019 में वी हैव सीन दैट डेट इक्विटी रेशियो वाज 5.1 और अभी सितंबर में कितना है? सितंबर के लिए हम एक बार वापस से कैलकुलेटर चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर का साइज यहाँ बड़ा नहीं हो सकता, तो हो सकता है आपको नंबर्स थोड़े से छोटे नजर आ रहे हो, बट दैट इज ओके। हमें समझने से मतलब है 1,83,273 विच इज द बोरोइंग। वी आर डिवाइडिंग दिस by share capital plus reserve, और share capital plus reserve is almost 48,050, और ये निकल कर आता है 3.81। 2019 में ये 5.1 था, नाउ दिस इज 3.81। लास्ट 6 मंथ्स में क्या हुआ है अभी ये भी देख लेते हैं। सितंबर जो लेटेस्ट नंबर्स हैं, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स के बेस पर 3.81 निकल कर आता है। मार्च क्वार्टर में, मार्च ईयर एंड में कितना था एक बार हम ये नंबर्स भी देख लेते हैं। 165,232 एंड डिवाइडेड बाय 43,730, 720 ऑलमोस्ट, देन दिस इज 3.77 और अभी 3.8 के आसपास है। 3.8 है, 3.77 मैं भूल गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। दिस वाज 3.77 मार्च का, और अभी वाला नंबर है डिवाइडेड बाय 48,050। 3.77 के कंपैरिजन में दिस इज 3.81, तो ये ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन लास्ट ईयर में ये कितना था कि लास्ट ईयर मार्च 2021 में कितना था, वहां ये ज्यादा था, 3.7 या 3.8 से 131,634, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 36,900, almost 36,900, और दिस वाज ऑलमोस्ट 3.56, और भी कम था मार्च 2022 में। मार्च 2020 में ये 4 के आसपास था और उससे पहले ये 5 था। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब से ये कोविड आया है, जब मार्च 2020 में कोविड आया, तब से इन्होंने अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग किया है। और बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने के साथ में 2019 से लेकर 2020 यानी कि 2022 जो लेटेस्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स नंबर है उसमें डिफरेंस क्या आया? नेट प्रॉफिट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 4,000 करोड़ टू 9,922 करोड़। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी ग्रोथ है, और ये नंबर छोटा नंबर नहीं है। ऐसे में तो 150% से यहां पर कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ग्रो किया, और जो डेट इक्विटी रेशियो था वो 5 से रिड्यूस होकर 3.8 भी हो गया। अब वापस से यहां पर जब जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे ही आरबीआई रेट इंक्रीज करना बंद करेंगे इंटरेस्ट के, और अगर नीचे आते हैं तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन नीचे नहीं भी आते तो भी घबराने की कोई बात नहीं होती। अगर ये मेंटेन भी होते हैं तो वापस से ग्रोथ आएगी, और जैसे ही वापस से ग्रोथ आने में कंपनी का अपना भी नेट प्रॉफिट होगा, और साथ में जो डेट इक्विटी रेशियो अभी 3.81 है, जब इसको इंक्रीज करके वापस से 5 पर ले जाया जाएगा तो यहां पर बिजनेस के लिए बहुत सारा पैसा होगा। और जो नेट प्रॉफिट अभी 9,900 करोड़ के आसपास है, मींस 10,000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट है, इट मे बी इंक्रीज टू 14,000 करोड़ और 15,000 करोड़, may not be immediately within 1 year,
बट इवन इफ अगर 2 इयर्स में भी आता है तो आप समझ के चलो कि यहां से 50% के आसपास का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसी तरीके से चीजें काम करती है और ये एक्सपीरियंस कोई हवा में नहीं है, ये नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। मैंने आपको सारे नंबर्स भी दिखाए हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी हो गया जो ग्रोथ वाला पॉइंट है। साथ में हम एक और पॉइंट देखते हैं कि जो कंपनी की वैल्यूएशन है, कंपनी की वैल्यूएशन आज की डेट में किस तरह की है। तो यहाँ पर पी रेशो की अगर हम बात करने लगे, सो करंट पी रेशो इज 36.5 और लास्ट 5 इयर्स का हम पी रेशियो अगर देखने लगे तो लास्ट 5 इयर्स का पी रेशियो जो मीन है, जो मीडियन है, बेसिकली नॉट मीन बट मीडियन, मीडियन इज 50.8। तो ऑन एन एवरेज आप यही लेकर चलो कि एवरेज पीई रेशियो इज 50 राइट नाउ। करंट पीई रेशियो इज 37। तो जो एवरेज पीई रेशियो है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बाकी जैसे प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करने लगे लास्ट 5 इयर्स की, तो जो मीडियन है दैट इज 9.1 बट करंटली दिस इज 7.7। तो ये दोनों ही नंबर्स आज की डेट में जो वैल्यूएशन के को यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही एवरेज से नीचे हैं। और एवरेज से नीचे ऑफ कोर्स इस तरह की कंपनीज, यही तो हमें चाहिए कि एवरेज से नीचे खरीदा जाए और या तो एवरेज पर या एवरेज से ऊपर इसको बेचा जाए। और यही एक सिंपल सा तरीका है ग्रेट कंपनीज में पैसा कमाने का। जहां तक बिजनेस ग्रोथ की बात है तो बिजनेस में किसी भी तरह का डाउट नहीं है। व्हेन इंडियंस पर कैपिटा इनकम इज ऑलमोस्ट $2,000, चाइनाज पर कैपिटा इनकम इज ऑलमोस्ट $9,000 एंड अमेरिकाज पर कैपिटा इनकम इज $77,000। आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर गोइंग टू हैव द सेम पर कैपिटा इनकम एज यूएस हैज immediately in next 10 years, but of course with a GDP growth rate of 7% 8% on an average, तो नेक्स्ट 10 इयर्स में हमारा ये इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट $5,000 तो पहुंच ही जाएगा। यानी कि यहां से ये सारी चीजें सपोर्ट करेंगी। और जो इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ है, क्रेडिट ग्रोथ हमारी उससे भी ज्यादा है, क्योंकि जब बेसिक नीड्स पूरी होती है, ध्यान से समझना इस बात को, जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं उसके ऊपर जितना भी एक्सपेंस होता है वो सारा का सारा कंफर्ट के लिए होता है। और जितना भी क्रेडिट कार्ड यूज होता है वो सारा का सारा कंफर्ट के लिए ही यूज होता है। बेसिक नीड्स के लिए हम में से किसी को भी लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ध्यान से समझना, हम में से कोई भी मिल्क परचेज करने के लिए लोन नहीं लेता, रेंट पे करने के लिए लोन नहीं लेता, या फिर दाल रोटी खाने के लिए लोन नहीं लेता। लोन लिया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं या फिर जो कंफर्ट देने वाली चीजें हैं उनके लिए लोन लिया जाता है। और लग्जरी के लिए भी कोई जनरली लोन नहीं लेता, क्योंकि लग्जरी वही लोग यूज करते हैं जिनके पास एबंडेंस में पैसा होता है और उनको उनकी बेसिक नीड्स तो पूरी कभी की हो चुकी होती है, कंफर्ट भी उनका हो चुका होता है, उसके पास भी उनके पास इतना पैसा होता है कि अगर ईयरली इनकम का एक छोटा सा पोर्शन भी वो लग्जरी में स्पेंड कर दें तब भी उनकी इनकम भी ग्रो होती जाएगी, उनकी वेल्थ भी ग्रो होती जाएगी और वो लग्जरी को यहाँ पर एंजॉय भी कर सकते हैं। तो जितना भी लोन लिया जाता है मेजोरिटी ऑफ केसेस में वो कंफर्ट की चीजों के लिए लिया जाता है। वो इंडिविजुअल पॉइंट से हम बात करें तो लोन लेना गलत है। कंफर्ट की चीजों के लिए पहले कमाओ, उसके बाद में कमाई से यूज करो, खर्च करो। लेकिन सभी लोग इस बात को नहीं मानते। उनका कहना होता है कि जिंदगी भी तो जीनी है। तो जो लोगों को इस तरीके से जिंदगी जीनी है तो यहाँ पर बिजनेसमैन बन जाओ, उनको लैंड करो, यानी कि बजाज फाइनेंस का यहाँ पर शेयर होल्डर बनने में ही भलाई है उस केस में कि यहाँ पर ग्रोथ आएगी ही आएगी। नोबडी कैन स्टॉप दैट। अब एक बार टेक्निकल चार्ट पर बात करते हैं कि टेक्निकल चार्ट यहाँ पर क्या कहता है। तो टेक्निकल चार्ट के लिए जो मैंने एक छोटी सी वर्किंग की और वो वर्किंग देखी कि जब भी ये स्टॉक प्राइस नीचे गया तो कितने परसेंट नीचे गया और उसके बाद में ये वापस से ऊपर आया तो कितना परसेंट का गेन हुआ और कितना टाइम लगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। लेटेस्ट अगर हम फॉल देखें तो सितंबर 22 से लेकर अभी तक, यानी कि लास्ट 3.5 मंथ्स में दिस स्टॉक हैज कम डाउन बाय 23.37%। उससे पहले यहां पर फॉल आया था, अगर हम देखने लगे दिस फॉल वाज 34%, इमीडिएटली वापस से रिकवर किया। 18% फॉल आया, इमीडिएटली वापस से रिकवर किया। इससे पहले 24-25% के आसपास का फॉल था, इमीडिएटली इसने बाउंस बैक किया। 19% फॉल, बाउंस बैक 63%। दिस वाज द वन एबनॉर्मल रीजन बिकॉज इट वाज ए फॉल बिकॉज ऑफ कोविड। और ये आज तक की एकदम से विचित्र सी घटना थी, आज तक इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन ये भी
भी एक सिंपली इट वाज अमेजिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर किसी के पास पैसे हैं और पैसे हमेशा होने के लिए मैं सिंपल सी एक चीज कहता हूं कि लगातार एक्टिव इनकम बनाए रखो। जितना मर्जी आपके पास पैसा हो, अगर एक्टिव इनकम नहीं है तो इस तरह की सिचुएशंस में हम फंसा हुआ फील करेंगे दैट विवेक भाई जितने पैसे थे वो तो सारे लग गए, अब क्या करें, मार्केट नीचे आ गई। तो यहां पर सैलरी आनी चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, एवरी मंथ आपकी एक्टिव इनकम से पैसा आना चाहिए और वो पैसा यहां पर लगने के लिए हमारे पास होगा ही होगा उस केस में। जैसे अभी कौन सी डेट है, दिस इज फिफ्थ और दिस इज सिक्स, आज 6 जनवरी है। 6 जनवरी को अब पिछले 2-3 दिन में सबके पास सैलरी आई होगी ना। यहाँ पर किसी को 7th को आती है, किसी को 5th को आती है, किसी को 31st को आती है। अब उस सैलरी को कहाँ लगाया जाएगा, ऐसी ही सिचुएशन में लगाया जाएगा। अब हम ये कहते हैं कि विवेक भाई सैलरी से कुछ बचता नहीं है तो या तो सैलरी इंक्रीज करो, यहाँ पर खर्चे कम करो, दोनों में से कुछ काम करना पड़ेगा। जब तक हमारे खर्चे हमारी एक्टिव इनकम के बराबर रहेंगे हमें रिच कोई नहीं बना सकता। तो एक सिंपल सा ये प्रिंसिपल है रिच बनने की तरफ। अब यहाँ पर उससे पहले 21% का फॉल था तो इमीडिएटली ऊपर गया, 35% इमीडिएटली ऊपर गया, 22%, 35%, 17%, 18% और 39%, 24%, 36%। और ये हम कहां तक पहुंच गए, हम पहुंच गए हैं 2011 तक, 10 तक, यानी कि लास्ट 12 ईयर्स में हमने चेक कर लिया कि बारिंग 1 और 2 केसेस, एक तो ये बिल्कुल एक्सेप्शनल केस है जब ये 63% डाउन गया था, दिस वाज एन एक्सेप्शनल केस, ये हमेशा नहीं होता। अदरवाइज 19%, 20%, 25%, 30%, 18% इतना फॉल होने के बाद में सीधा सीधा वापस से स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है। और अभी जब 23% ये ऊपर नीचे आ चुका है, अगर ये वापस से सेम यहां से बाउंस बैक करे और लास्ट जहां से फॉल आया था वहां तक जाए तो 30% का ये प्रॉफिट नजर आता है। अब मैं ये कहता हूं कि यहां से स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, नोबडी नोज अबाउट इमीडिएटली कि क्या होने वाला है। लेकिन एक बात बिल्कुल छोटी सी है कि अगर ये यहां से फर्दर 10% डाउन चला भी जाता है, हो सकता है कि फर्दर 10% डाउन चला भी जाए, बिकॉज हम में से कोई भी भगवान तो है नहीं और नीचे चीजें जा सकती हैं। तो ये लेटेस्ट फॉल से अगर 10% फर्दर डाउन जाता है तो कितने परसेंट का फॉल हो जाएगा, इट विल बी 30% प्लस फॉल, जो मैक्सिमम होता है 63% से अलग, उससे अलग 30-35% मैक्सिमम होता है। और उसके बाद में सीरियसली एकदम से बाउंस बैक आता है और सीधा सीधा पैसा बनता है। तो अभी भी खरीदा जा सकता है और 10% फॉल के बाद अगर चला जाए तो और खरीदा जा सकता है। और अगर ये करंट प्राइस से ही वापस जाता है तो 30% का यहां से पोटेंशियल गेन है। और अगर नीचे जाने के बाद ऊपर जाता है तो ये पोटेंशियल गेन 45% आता है। यानी कि ये सीधा सीधा 45%, 30%, 45% और 50% कमाने का सीधा सीधा सा तरीका है। यही तरीका है मार्केट में पैसा कमाने का, जो एक ग्रोइंग बिजनेस हो, जिस बिजनेस के पीछे रीजंस हो कि यहां से लगातार क्यों ग्रो करता जाएगा, उसकी जो मार्केट लीडिंग कंपनी है उसमें पैसा लगाया जाए। लेकिन कब लगाया जाए, तब लगाया जाए जब स्टॉक प्राइस नीचे गिरा हो। तो ये सिंपल सा रूल है। वापस कब ऊपर जाएगा इस चीज का किसी को नहीं पता। कॉइन उछाल कर देख सकते हैं, कॉइन को टॉस करके देख सकते हैं, हेड आया तो नेक्स्ट 30 डेज में चला जाएगा और अगर टेल आया तो शायद 1 ईयर लग जाएगा। और अगर दोनों में से कुछ नहीं आया कि ये स्टैंडिंग पोजीशन में रहा तो शायद 6 मंथ्स में आ जाए। तो किसी को नहीं पता है एक्चुअल में, नोबडी नोज अबाउट इट, और इसको जानने की जरूरत भी नहीं है। मैं कहता हूं अगर 1 साल भी लग गया और 1 साल में ये वापस से यहीं से ऊपर भी गया जिगजैग में, वैसे तो अगर यहां से ऊपर जाना शुरू करेगा तो 1 साल लगेगा ही नहीं वहां तक, मींस ऊपर लेटेस्ट जहां से फॉल हुआ है वहां तक जाने में। लेकिन नीचे जाकर भी गया तो 1 साल लगेगा मैक्सिमम, और उस केस में फिर 45% भी गेन होगा क्योंकि हमारा परसेंटेज गेन बढ़ जाएगा, हम और ज्यादा पैसा लगा पाएंगे नीचे आने पर। अगर 1 मंथ नीचे जाता है वहीं रहता है तो अगले महीने की सैलरी आ जाएगी, उसको लगाएंगे और तब ऊपर जाएगा। तो यहाँ पैसा कमाते रहने की जरूरत है, सीखते रहने की जरूरत है। सीखने के लिए मैं आपको हमेशा से बता चुका हूं कि सीखने के दोनों तरीके हैं, यहाँ पर 3 तरीके हैं बेसिकली। आप बहुत सारी बुक्स रीड कर सकते हो, आप जो मेरी वीडियोस हैं 500 प्लस वीडियोस हैं उनको दोबारा से देख सकते हो, उन सबके नोट्स बना सकते हो, वहां से सीख सकते हो, या फिर जो मेरा ऑनलाइन कोर्स होता है पर्सनलाइज कोर्स, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो और वहां से भी सीख सकते हो। तो 14 जनवरी को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके अपनी सीट रिजर्व करा सकते हो, आप बात कर सकते हो। तो ये सारे तरीके हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे उसको अप्रोच करो। लेकिन बिना सीखे अगर हम पैसा मार्केट में लगाएंगे तो यहाँ पर नुकसान होने के अलावा कुछ नहीं होगा और वो अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। तो किस तरीके से सीखना है वो आप देखो, लेकिन सीखना जरूर है। मेरी वीडियोस उतनी फ्रीक्वेंटली अभी नहीं आती है बिकॉज ऑफ माय अदर कमिटमेंट्स, लेकिन उसके बावजूद भी
मेरे पास जितना मर्जी टाइम कम हो, लास्ट टू लास्ट फ्राइडे भी आई थी, लास्ट फ्राइडे को भी आई थी, और आज फिर से फ्राइडे है, फिर से वीडियो आई है। सीखने के लिए इतनी वीडियोस इनफ हैं। वीक में अगर एक वीडियो भी आ जाए और उससे आप नोट्स बनाकर सीख पाओ, तो आपको मार्केट में सारी समझ लेने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आपको ये नया साल बहुत ज़्यादा शुभ हो, और मार्केट में आपके बहुत सारे पैसे बने, आपके जितने भी इच्छाएं हैं सारी पूरी हों, और आप मजे करते रहो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।